हे एवरीवन, तो यहाँ पे देख रहे हैं हीट चैप्टर का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे कवर करेंगे विद फुल पीवाईक्यू सॉल्यूशंस। फटाफट पूरा चैप्टर अपना यहाँ पे कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। चलिए, पूरे सेशन का पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया। होम पेज पे फ्री मटेरियल्स आपको दिखेगा। फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर आपको दिखेगा रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। अपने सारे सेशंस, सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस जिसमें से एग्जाम में बोर्ड का पेपर बनेगा, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। डाउनलोड करके आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, पहला यहाँ पे टॉपिक अपना बनता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। अब यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है एंड ये जो ग्राफ है इसके अंदर क्या होने वाला है, ये आपको एग्जाम में काफी बार 2 या 3 बार पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, तो अपने को सारी बातें समझनी है। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, मुझे बताओ, एक आपको दिखेगी वाई एक्सिस, एक दिखेगी एक्स एक्सिस। दिखाई दे रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम प्लॉट किया हुआ है मिनट्स में, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, चलो फिर यहां पे आपको दिख रहा है एक बीकर के अंदर मैंने आइस लिया हुआ है, बर्फ लिया हुआ है। थर्मोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको बर्नर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं हीट करना स्टार्ट करूंगा, देखो आग लगाई, हीट करना स्टार्ट किया मैंने, तो टेम्परेचर पहले तो 0 के काफी नीचे है, बर्फ बहुत ठंडा है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री के काफी नीचे है। तो जैसे जैसे मैं हीट कर रहा हूं, क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 कहां पहुंचा? 0 पे पहुंचा। देखो यहां पे ग्राफ में भी आपको दिख रहा है -10 से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंचा है? 0 डिग्री पे पहुंचा है, उसको 2 मिनट लगी है। बराबर, ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, अब क्या होगा, ये टेम्परेचर 0 डिग्री पे कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। तो देखो ध्यान से, चलो यहां पे इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए बोला, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट को ए बोला। अब जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो इस तरीके से पूरा आइस मेल्ट होके पानी हो गया, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री पे कांस्टेंट था। बात समझ में आई? इसके पीछे का रीजन क्या है वो आप समझ लो। जो हीट हमने प्रोवाइड की वो कहां गई? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, वीकन करने के लिए वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जरा इसका रीजन आपको और डिटेल में यहां पे बता दूंगा। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर ना थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं। ये जो ऐसा मैं सिंबल बना रहा हूं, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? वेरी स्मॉल। ऑक्सीजन के ऊपर बहुत छोटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। एंड हाइड्रोजन के ऊपर वैसे ही डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना सकता है। ये जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव है, तो उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड इसी तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर इस तरीके से एक हेक्सागोन के स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, ये किस में दिखता है? ये हमें बर्फ के अंदर दिखता है। आइस के अंदर इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ हेक्सागोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिखाई देती है। तो जब आप हीट करोगे, ठीक है, आपका आइस का टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो वो हीट कहां एब्जॉर्ब होगी? ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको ब्रेक करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका वाइब्रेशंस बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द हीट बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड सारे मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, एंड तब जाके आइस मेल्ट होगा एंड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे सारा आइस कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड वाटर, इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है जिसके ऊपर सारा आइस कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात?
तो वो हीट हमने जो प्रोवाइड की थी वो कहां गई, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एब्जॉर्ब हो गई, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा। जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ टेम्परेचर 0 डिग्रीज पे कांस्टेंट था। अभी देखो ग्राफ, चलो इस पॉइंट को मैंने बी बोला, मतलब मान लो 2 से लेके 6 टोटल 4 मिनट लगे पूरे आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, एंड ये सब कुछ 0 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार पानी बन गया, अब इसको और गर्म करेंगे। अब इसको गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एंड कहां पहुंचेगा, 100 डिग्रीज पे पहुंचेगा। तो अभी यहां पे देखो बी से लेके सी, ये जो सेगमेंट बीसी या लाइन बीसी है, ये क्या बताती है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। एंड मुझे बताओ ये जो लाइन ए बी है ये क्या बताती है, ये बताती है कन्वर्जन ऑफ आइस, बर्फ जो था वो कन्वर्ट हुआ इनटू लिक्विड वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। लाइन ए बी क्या बताती है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बीसी क्या बताती है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 100, बराबर है। अच्छा, अब हम 100 डिग्रीज पे आ गए, तो 100 डिग्रीज पे क्या होगा, पानी उबलना स्टार्ट होगा इस तरीके से, एंड अब ये टेम्परेचर बढ़ने नहीं वाला, सारा का सारा पानी बॉइल होकर इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 100 डिग्रीज है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे ऑल द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। और यहां पर भी जो भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो कहां जाती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ताकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फेज में, गैसियस फेज में जा पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो सारा का सारा पानी बॉइल होके चला गया। तो अभी यहां पे आपको ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, सी डी, लाइन सी डी क्या बताती है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। चलो, तो ये ग्राफ समझ में आया आपको। ए बी क्या बताता है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। बीसी क्या बताता है, राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 100, एंड सी डी क्या बताता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई सारी बात? चलो, तो बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर यहां पे दिखाई देगा आपको। चलो अभी देख लो ए से बी में क्या दिखा था, अब ये वाला डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, ध्यान से सुनना। जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की वो एब्जॉर्ब हो गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जो भी हीट हमने प्रोवाइड की थी वो एब्जॉर्ब हो गई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद कर लेना। एंड इसी तरीके से एक और डेफिनेशन यहां पे बनेगी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। इसका क्या मतलब है देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बराबर, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। यूनिट मास मतलब या तो मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं या तो मैं 1 किलो की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी यूनिट मतलब 1 ग्राम या 1 केजी उसकी बात कर रहा हूं, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड ने एब्जॉर्ब किया टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे वाटर की बात करें, वाटर मतलब आइस, फ्यूजन हो रहा है किसका होगा, आइस का कन्वर्जन होगा इनटू वाटर, बराबर है। तो यहां पे 333 किलो जूल्स एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट 1 केजी। 1 किलो बर्फ को, मेरी बात समझो, इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 केजी आइस को अगर मुझे 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करना है, वाटर भी केजी में हो सकता है ना, पानी का वजन नहीं होता है क्या, होता है ना। 1 केजी आइस को अगर 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 333 किलो जूल्स। समझ में आ गई बात? चलो एक छोटा यूनिट बताता हूं, 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब अगर मुझे 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है इनटू 1 ग्राम वाटर तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा मुझे, यहां पे लिख रहा हूं 80 कैलोरीज। समझ में आई बात? 333 किलो जूल्स पर केजी, 80 कैलोरी पर ग्राम।
ये हिसाब किताब समझ में आया आपको? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ सी से लेके डी में क्या हुआ था, वाटर का कन्वर्जन हुआ इनटू स्टीम। तो यहां पे भी दो डेफिनेशन बनेंगी, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन हो गई। एंड इसी प्रकार से स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बनेगा, यूनिट मास डालना है वहां पे, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase, it is called as specific latent heat of vaporization। तो यूनिट मास का मतलब क्या है, 1 ग्राम या 1 kg। तो जैसे 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर को वेपर में स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2256 किलो जूल एनर्जी, हीट एनर्जी लगने वाली है एंड 540 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, जैसे 1 ग्राम वाटर है तो उसको अगर 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना लगेगा, 540 कैलोरीज लगानी पड़ेंगी। तो ये आप याद करना, ये वैल्यू याद करके जाओ, 2256 किलो जूल पर केजी एंड 540 कैलोरी पर ग्राम। एंड इसके पहले भी जो हमने पढ़ा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी याद करके जाना, दोनों वैल्यूज। ठीक है, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, आ जाओ फिर से, 333 किलो जूल पर केजी था एंड 80 कैलोरी पर ग्राम था। और यहां पे हमने क्या पढ़ा, 2256 किलो जूल पर केजी या फिर 540 कैलोरी पर ग्राम। सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये ग्राफ अपने को, ये जो ग्राफ अपन ने पढ़ा ना, इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आता है। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में तो आ गया ग्राफ के अंदर क्या है और क्या हो रहा है। तो ये सारी बात आपको, पूरा जो आंसर है इसका वो एट द एंड आपको पीवाईक्यू के साथ दे दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे मैं पीवाईक्यू के साथ करा दूंगा। अभी देखो एक और कंसेप्ट है रीजेलेशन। मुझे बताओ बर्फ जो होता है, बर्फ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, एक प्रॉपर हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, मुझे बताओ आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। जैसे मैंने एक वायर ले ली, वायर के दोनों तरफ, दोनों एंड पे मैंने इस तरीके से वजन लगा दिया, तो मुझे बताओ बर्फ के ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा। ये जो वायर है उसके वजह से बर्फ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रेशर से क्या होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा प्रेशर के वजह से। एंड अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑफ द अप्लाइड प्रेशर आइस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। एंड जैसे ही वो प्रेशर हट जाएगा एंड इट विल रिकन्वर्ट टू आइस एज द प्रेशर इज रिमूव्ड। तो जैसे वो वायर पूरी अंदर से पास हो जाएगी, प्रेशर चला जाएगा, वायर पूरी की पूरी पास हो गई, प्रेशर हट गया, तो वापस जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था वो वापस आइस बन जाएगा, रिकन्वर्ट हो जाएगा आइस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वापस ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये वापस बन जाएगा। प्रेशर लगाने के वजह से ब्रेक हुआ, प्रेशर हटा दोगे तो वापस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, आइस वापस बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम रीजिलेशन कहते हैं, रीजेलेशन। कोई दिक्कत वाली बात है? अब मुझे बताओ, देखो यहां पे इस तरीके से पूरा वायर अंदर से पास हो गया, पूरा वायर अपने आइस के ब्लॉक के अंदर से पास हो गया। एंड अभी इसके ऊपर मैंने अगर कुछ वजन भी रखा फिर भी ये ब्लॉक टूटेगा नहीं, अंदर जो भी पानी बना था वो फिर से रिकन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। समझ गए मेरी बात? देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। इसका क्या मतलब है मुझे बताओ? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बराबर है? बराबर है। अब ये जो बर्फ है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। एग्जाम्पल के लिए बर्फ का टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। आपने जब वायर को पास किया, वायर के पास होने के वजह से कैन आई से कि ये बर्फ -5 डिग्री पे मेल्ट हुआ, प्रेशर लगाने के वजह से -5 डिग्री पे आइस मेल्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर लगाने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री के नीचे आ गया। समझ में आ गई बात? इसका तात्पर्य क्या है? दिस मीन्स दैट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। बर्फ का टेम्परेचर भले ही -5 डिग्री हो या -10 डिग्री सेल्सियस हो, आप प्रेशर लगाओगे तो वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा एंड आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर।
एंड वैसे ही प्रेशर हटा दोगे तो वो पानी फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री के नीचे चला जाता है प्रेशर के वजह से। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड जो भी पानी बना है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहानी आपको याद करनी है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। ठीक है, वी हैव समथिंग स्पेशल ओनली फॉर यू। आपके लिए क्या लेके आया हूं बच्चों मेरे, आप अभी 11th में जाओगे तो एक बात याद रखना, 11th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू 10th में भले आपने जो कुछ भी पढ़ा आपको डिफिकल्ट लगा, इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 11th स्टैंडर्ड। 11th की टेक्स्ट बुक इतनी मोटी मोटी होती है एंड डिफिकल्ट होती है, तो हम 11th का सिलेबस हमारा जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगी उसके 20-25 दिन में 11th पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो उड़ान 4.0 में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं एंड पर्सनल अटेंशन उनको दिया जाएगा। मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा पर्सनली एंड पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। बैच का साइज छोटा होता है। बैच के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, टीचर के साथ बातचीत करके डायरेक्टली अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको MCQs भर भर के मिलेंगे, प्लस सब्जेक्टिव टेस्ट भी दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल फोन नंबर दिया जाता है, IVR नंबर। किसी भी टीचर को आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, मुझसे डायरेक्टली बात करके डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, अगर कोई आने वाला बैच होगा 11th का ही कोई छोटा बैच होगा क्रैश कोर्स जैसा, तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। खजाने में क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी पिछले साल की, इंपॉर्टेंट नोट्स दिए होंगे, क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एंड एग्जाम के पहले हम जूम के ऊपर लाइव रिवीजन करते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे बैच के अंदर। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, वैसे ही 9th का भी बैच होता है, 10th का भी आरंभ बैच होता है, 9th का विक्ट्री बैच होता है, विक्ट्री 10th का आरंभ होता है, 11th का उड़ान होता है एंड 12th का परिश्रम। तो ये सारे बैचेस लाइव हैं एंड चल रहे हैं इजी लर्निंग के ऊपर। कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इन दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके एजुकेशनल काउंसलर से बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब मुझे बताओ, जब आप किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को, ठीक, किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट किया जाए तो वो क्या करता है, एक्सपांड होता है। ये हम जानते हैं ना, किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो एक्सपांड होगा। एंड अगर उसी सब्सटेंस को आप कूल करोगे तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। लेकिन वाटर जो है ये एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर हमें दिखाता है बिटवीन 0 and 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल मतलब हटके, जगा वेगड़ा, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है बिटवीन 0 and 4 डिग्री सेल्सियस। इफ वी हीट वाटर, देखो, इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 to 4, आइडियली क्या होना चाहिए, अगर किसी चीज को हीट करते हो तो एक्सपांड होना चाहिए, है ना। लेकिन जब आप पानी को हीट करते हो 0 से 4 तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। एक्सपांड नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वॉल्यूम मतलब उसकी साइज, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो पानी को आप 0 से 4 हीट करोगे तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनो, एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। अब आपको बताओ, आपने 0 डिग्री सेल्सियस से, चलो मान लो आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप गए, तो यहां पे क्या हुआ, आपने उसको हीट किया तो वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। एंड 4 डिग्री पे वॉल्यूम कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा, वॉल्यूम मिनिमम रहेगा एंड डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी मतलब क्या, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने नजदीक हैं, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम रहेगा, डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा। एंड फिर 4 डिग्री से ज्यादा आप उसको जब हीट करोगे तो वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। बाद में वो नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, 4 डिग्री के ऊपर नॉर्मल बिहेवियर, 4 डिग्री के ऊपर हीट करोगे इट विल एक्सपांड,
नॉर्मल बिहेवियर, सिर्फ 0 to 4 के बीच में वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज मिनिमम, डेंसिटी इज मैक्सिमम। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अभी इधर आओ, इसके पीछे भी एक ग्राफ है, वो ग्राफ भी आपको समझना पड़ेगा। अब मान लो यहां पे मैंने 1 kg वाटर, 1 किलो पानी हो सकता है ना, पानी का वजन नहीं होता है, क्या होता है, 1 kg वाटर। 1 kg वाटर मैंने लिया, उसका टेम्परेचर अभी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ भी एग्जाम में एक्टिविटी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो ध्यान से सुन के जाना ग्राफ के अंदर क्या है। चलो इसकी ये y एक्सिस है, इसकी x एक्सिस दिखाई दे रही है आपको। चलो x एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर दिख रहा है, y एक्सिस के ऊपर आपको दिखेगा वॉल्यूम इन ml, ml मतलब मिलीलीटर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान से सुनना, यहां देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है, 1000.1 के थोड़ा ऊपर है, 1000.1 ml से थोड़ा ज्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। चलो अभी मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। तो आप इधर देखो, पहले थोड़ा सा एनिमेशन अटक रहा है, क्या करूं मैं, कंप्यूटर मेरा साथ छोड़ रहा है आज, कोई बात नहीं। आपने हीट करना स्टार्ट किया, देखो टेम्परेचर बढ़ा, आप 0 से 1 गए, तो यहां पे पानी क्या करता है, 0 से जब 1 जाओगे तो वो एक्सपांड करेगा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो उसका साइज कम हुआ, देखो फिर से देखो पानी को, देखो आप जब 0 से 1 गए तो उसने क्या किया, वॉल्यूम कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो इस तरीके से आपको दिख रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है। ग्राफ भी देखो मेरे साथ साथ, इधर ग्राफ भी दिखेगा, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 1000.1 से नीचे आ रहा है वो, अभी 1000.05 के आसपास आ गया, बराबर। अभी 1 से 2 गए तो वापस उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। बीकर के अंदर देखो आप, वापस क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ग्राफ में देखो क्या होगा, वापस वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। 2 से 3 डिग्री जा रहे हैं, वापस बीकर देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है। 3 डिग्री पे आ गए, वापस 3 से 4 जा रहे हैं तो वापस उसका वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इस तरीके से तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम रहेगा। देखो इधर ग्राफ देख लो आप, 4 डिग्री पे वॉल्यूम इज मिनिमम, डेंसिटी इज मैक्सिमम। दिखाई दे रहा है आपको। मुझे बताओ, जब मैं 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं तो वहां पे 1 kg वाटर का वॉल्यूम कितना है, 1 kg वाटर का वॉल्यूम है 1000 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। इतना बात समझा। अभी क्या होगा, अभी मैं 4 के ऊपर जाऊं, 4 के ऊपर, 4 से 5 गया, अब क्या होगा, अब एक्सपांड होगा, अब नॉर्मल बिहेवियर बताएगा। देखो बीकर में पानी देखो, एक्सपांड हुआ, और यहां पे ग्राफ में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इसी तरीके से ये ऊपर 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 जाते रहेगा। चलो 5 से 6 किया तो वापस क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। 6 से 7 गया, वॉल्यूम बढ़ा। तो जैसे जैसे हीट करोगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, और यहां पे ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। समझ में आया। फिर से लिख रहा हूं, 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या रहेगा, मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। चलो इसके पीछे का एक रीजन भी आपको बता देता हूं। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम इज मिनिमम। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, नजदीक हैं बहुत, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन मूव कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे आप 0 डिग्री पे जाते हो तो 0 डिग्री पे वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनने लगेगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब मुझे बताओ, ड्यू टू दिस स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको दिख रहा है बीच में बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है, बीच में बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, यहां पे डेंसिटी
डिक्रीज हुई, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर चले गए ना, डेंसिटी डिक्रीज हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसलिए याद रखना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों? आइस का डेंसिटी, आइस डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, इसलिए पानी के ऊपर आइस फ्लोट करता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, डेंसिटी आइस की कम होती है पानी से। समझ में आ गई बात? चलो, स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब यहां पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं बिकॉज ऑफ द हेक्सागोनल अरेंजमेंट, एंड 4 डिग्री पे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है, मूव कर रहे हैं लेकिन काफी नजदीक नजदीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जैसे आप 0 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जाओगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना वो ब्रेक होगा, तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा, ठीक है। एंड 4 डिग्रीज पे वॉल्यूम, बार बार क्यों बता रहा हूं? बिकॉज एग्जाम में पूछते हैं। वॉल्यूम मिनिमम याद रखने का, वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक, बस इतनी सी बात है। सो ऑल इन ऑल, फटाफट एक क्विक रिकैप, 0 से 4 जाओगे तो क्या होगा मेरे को बताओ? कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। एंड 4 से 0 जाओगे तो एक्सपांड होगा, तो यहां पे डेंसिटी डिक्रीज होगी एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इतना सा आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। आई होप टॉपिक क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया है कि क्यों 0 डिग्रीज पे डेंसिटी कम होती है एंड क्यों 4 डिग्री पे डेंसिटी ज्यादा होती है, ये आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा। दिस इज कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चलो, अब फिश जो है दे कैन सर्वाइव इवन इन फ्रोजन पॉन्ड इन कोल्ड रीजन। तो पॉन्ड भले फ्रीज हो जाए, यहां पे ऊपर पूरा बर्फ बन जाएगा, फिर भी मछलियां मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती? इमेजिन करो, ठंडी ठंडी बढ़ने लगी, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना, टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज होने लगा, तो पानी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पानी ठंडा होगा, ऊपर से ठंडी आ रही है। ध्यान से सुनना, कोल्ड कहां से आ रही है? कोल्ड कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है ना, साइड से तो नहीं आएगी, साइड में तो जमीन है। तो कोल्ड कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है। ठंडी कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है। तो पानी ठंडा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पूरे पॉन्ड का, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरे पॉइंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है, हमें पता है। अब जैसे ही ठंडी कहां से आ रही है? ठंडी ऊपर से आ रही है, तो 4 डिग्री का 3 डिग्री होगा, ऊपर का जो लेयर है वहां पे 4 का 3 डिग्री हुआ। अब मुझे बताओ, जैसे आप 4 से नीचे जाओगे, आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 जाते हो तो क्या होता है मुझे बताओ? डेंसिटी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगेंगे, वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनेगा, तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगा, एंड डेंसिटी डिक्रीज होगा तो ये जो 3 डिग्री सेल्सियस का पानी है, अब ये पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी ऊपर ही रहेगा, बिकॉज ये पानी हल्का है, इसकी डेंसिटी कम है, तो ये 3 डिग्री का पानी ऊपर ही रहेगा। फिर वो 3 का 2 होगा, देखो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। फिर 3 डिग्री का 2 डिग्री हुआ, 2 का 1, ये सब कुछ ऊपर ही रहेगा। अभी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो ये पानी हल्का है, ऐसे इमेजिन करो, डेंसिटी कम हो रही है, पानी हल्का है, पानी ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अब तो 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, एंड बाद में वो 0 भी हो जाएगा, एंड वहां पे बर्फ बन जाएगा। अब मुझे बताओ, बर्फ की भी डेंसिटी पानी से कम है, बर्फ पानी के ऊपर फ्लोट करने वाला है, एंड ये जो बर्फ है इट इज अ इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब मुझे बताओ, पानी के अंदर जो गर्मी है, हीट है, उस हीट को ये एस्केप होने नहीं देगा। बर्फ क्या कर रहा है? इंसुलेटर का काम कर रहा है, पानी के अंदर की जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देगा, तो अंदर टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री पे ही रहेगा, लिक्विड वाटर रहेगा।
अंदर का जो पूरा पॉन्ड है वो फ्रीज होने वाला नहीं है, ये लिक्विड रहेगा एंड अंदर जो मछलियां हैं वो सरवाइव कर लेंगी। बाहर चाहे जितनी भी ठंडी हो, बाहर चाहे -50 डिग्री हो गया हो, 50 डिग्री, फिर भी पॉन्ड के अंदर पानी रहेगा, लिक्विड रहेगा, मछलियां जिंदा रहेंगी। कहानी समझ में आई आपको कि करना क्या है? अभी इसका आंसर बता देता हूं यहां पे, देखो ध्यान से सुनते जाओ। एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स इन कोल्ड वेदर, द वाटर इन द पॉन्ड एंड लेक स्टार्ट कूलिंग, पानी ठंडा होने लगेगा। वाटर बिकम्स डेंसर एज इट कूल्स, शुरू शुरू में वो डेंस होगा, जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, बट इट रीचेज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रोसेस कीप्स द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो नीचे का जो पानी है वो 4 डिग्री पे है। व्हेन द सरफेस वाटर कूल्स फर्दर, ऊपर का जो पानी था 4 डिग्री का 3 डिग्री हुआ, इट फ्रीजेज इनटू आइस, 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0, एंड आइस क्या करेगा? आइस विल फ्लोट बिकॉज इट इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। आइस एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर प्रिवेंटिंग द वाटर बिलो फ्रॉम फ्रीजिंग, नीचे के पानी को फ्रीज होने नहीं देगा। दिस हेल्प्स फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव इन विंटर। समझ में आया क्या? धीरे धीरे ठंडा होते होते 4 डिग्री हुआ, फिर ऊपर का जो पानी था वो 4 का जब 3 हुआ, अब वो पानी नीचे नहीं जाएगा, ये पानी इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो ये ऊपर ही रहेगा, फिर 3 का 2 होगा, 2 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, एंड ऊपर बर्फ बन गया। आइस विल फ्लोट ऑन वाटर, डेंसिटी कम होती है, फ्लोट करेगा, एंड इंसुलेटिंग लेयर है तो नीचे के पानी को फ्रीज होने नहीं देगा, मछलियां सर्वाइव कर जाएंगी। आई होप कहानी क्लियर है, ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स। चलो आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स यूनिट ऑफ हीट। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? जूल होता है, एंड सीजीएस यूनिट, छोटा यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। हालांकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, फिर भी एसआई यूनिट जूल है एंड सीजीएस यूनिट कैलोरी है, ये आप याद रखना। ठीक, चलो अभी 1 कैलोरी क्या होता है उसका डेफिनेशन समझ के ले लो। चलो मैंने मान लो 1 ग्राम वाटर लिया, पानी का वजन होता है 1 ग्राम वाटर ले सकते हैं, उसको अपन 14.5 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया है मैंने। कितना लिया है? ये जो रेंज है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है। 14.5 डिग्री सेल्सियस का पानी लिया एंड उसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो गर्म करके वो 15.5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। तो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज याद रखना, ये आपके टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिकली बताया है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। तो ये जो हीट हमने प्रोवाइड की वो क्या है? 1 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से हमने बढ़ाया, फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो हीट हमने प्रोवाइड की, इट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। समझ में आया बात? कोई दिक्कत वाली बात है? ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। चलो इसके अलावा मान लो 1 kg वाटर लिया, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलो पानी लिया आपने, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री से बढ़ाओगे फ्रॉम 14.5 टू 15.5, इसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी क्या होती है? 1000 कैलोरी। बहुत ही सिंपल बात है। चलो अब आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स अनदर कंसेप्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सिंपल भी है, कुछ ही नहीं है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। चलो मैंने एक बीकर लिया, गैस चालू किया, उसमें पानी डाला, पहले पानी डालो फिर गैस चालू करो, और पानी बॉईल हो रहा है। पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर है, उसमें मैंने 3 गोले डाले, लोखंड का, कॉपर का और लेड का। इन तीनों को मैं गर्म करते जा रहा हूं। रिकॉर्डिंग हो रही है बराबर? हाँ हो रही। इन तीनों को गर्म करते जा रहा हूं, कर रहा हूं, तो एक पॉइंट आएगा, तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा कि नहीं? अरे पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री है ना, तो लोखंड का, कॉपर का और लेड का, इनका टेम्परेचर 100 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, बिकॉज बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 है ना। तो लोखंड का, कॉपर का और लेड का, तीनों का टेम्परेचर कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। ऑल द 3 स्फीयर्स
रीच अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब इन तीनों को मैंने वैक्स लिया, वैक्स मोम, और वैक्स के अंदर मैंने तीनों स्फीयर को डाला, लोखंड को, कॉपर को और लेड को। तो अब मुझे बताओ, गरम गरम है ना, तीनों का टेम्परेचर कितना है, ध्यान से सुनना, तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तीनों गरम गरम है, तो वैक्स के अंदर ये लोग घुसते हुए जाएंगे, वैक्स को मेल्ट करेंगे, अंदर घुसेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लोखंड जो है वो सबसे ज्यादा डीप जाएगा। सबका टेम्परेचर सेम था 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस सबका टेम्परेचर सेम था, लेकिन फिर भी लोखंड सबसे डीप लेयर में गया, कॉपर बीच में रह गया एंड लेड ऊपर ही रह गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब डिफरेंट हीट एनर्जी इन ईच ऑफ द स्फीयर। हालांकि सबका टेम्परेचर 100 है, लेकिन सबके अंदर जो हीट एनर्जी है वो अलग है। लोखंड में, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा हीट एनर्जी लोखंड के अंदर है, फिर इंटरमीडिएट हीट, मीडियम, कॉपर ने एब्जॉर्ब किया, कॉपर एब्जॉर्ब्ड इंटरमीडिएट हीट एंड लेड एब्जॉर्ब्ड मिनिमम हीट, सबसे कम हीट लेड ने एब्जॉर्ब किया। समझा क्या आपको? लोखंड के पास देखो सबका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर सबका सेम था, लेकिन सब लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं। लोखंड ने सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, कॉपर ने उससे कम हीट एब्जॉर्ब किया एंड लेड ने सबसे कम हीट एब्जॉर्ब किया। टेम्परेचर सबका सेम बढ़ा, लेकिन सबने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया। लोखंड सबसे डीप लेयर में गया, कॉपर बीच में रहा और लेड ऊपर रहा। समझ में आ गई आपको बात? देखो, द प्रॉपर्टी which determines the amount of heat absorbed by a sphere is different for the three spheres। मतलब क्या, इन तीनों की एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि कौन कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। वो प्रॉपर्टी तीनों के लिए अलग है। तीनों मटेरियल, लोखंड, कॉपर और लेड, तीनों मटेरियल अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल भाषा में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। हर एक मटेरियल की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है, ये आपको याद रखना है। चलो देखो, अभी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। अब इसका मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन, अलग अलग मटेरियल अलग अलग हीट एब्जॉर्ब करते हैं, भले सबका टेम्परेचर सेम बढ़े, भले सबका टेम्परेचर 100 रहेगा, लेकिन सबके अंदर हीट जो है, एनर्जी जो है वो अलग अलग एब्जॉर्ब होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन समझ के ले लो। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब क्या, 1 ग्राम या 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर आपने 1 ग्राम मटेरियल लिया, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो जो हीट आपको देनी पड़ेगी उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका यूनिट मास है 1 ग्राम या 1 kg, उसको आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज किया, तो जो हीट आपने दी वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पानी है, तो 1 ग्राम आपने लिया, 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो आपको 1 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये जो यूनिट है ना, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, मतलब 1 ग्राम वाटर था, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था, तो आपने 1 कैलोरी उसको दी, तो 1 कैलोरी लगी आपको पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपने 1 कैलोरी दिया। समझ में आया आपको बात? चलो, इसी प्रकार से और एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो, इधर अपन ने लिया लोखंड। लोखंड का है 0.11 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम आयन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हमें 0.11 कैलोरी उसको देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात?
0.11 कैलोरी रिक्वायर्ड पर ग्राम ऑफ आयरन टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? ये इसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। चलो वैसा कॉपर का कितना है, 0.095, कम है ना। 1 ग्राम कॉपर लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो हमें 0.095 कैलोरी देनी पड़ेगी। मतलब देखो टेम्परेचर उतना ही बढ़ रहा है, 1 ग्राम से बढ़ रहा है, लेकिन लोखंड ने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया एंड कॉपर ने कम हीट एब्जॉर्ब किया। टेम्परेचर दोनों का एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, यस और नो, लेकिन दोनों ने अलग अलग हीट एब्जॉर्ब की। लोखंड ने 0.11 कैलोरी एब्जॉर्ब कर ली, कॉपर ने 0.095 कैलोरी एब्जॉर्ब कर ली। एंड लेड की बात करें तो उसका कितना है, उसका तो सबसे कम है, 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम लेड था आपके पास, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था, तो आपने सिर्फ 0.03 कैलोरी उसको दिया। समझ में आ गई बात, यस और नो? चलो तो इसका सीजीएस यूनिट क्या है, दिख रहा है ना आपको, तीनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, लेकिन सबने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की। और यहां पे वाटर की सबसे ज्यादा है, वाटर की कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एंड बड़ा यूनिट ऐसा यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। याद करना, ये दोनों यूनिट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो लास्ट टॉपिक देखेंगे छोटा सा अपना, यहां पे हीट एक्सचेंज। आपने एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का बॉक्स लिया, इंसुलेटिंग मटेरियल का बॉक्स लिया, ताकि बाहर की हीट अंदर ना आए, अंदर की हीट बाहर ना जाए, ठीक है। चलो अंदर आपने 2 ऑब्जेक्ट लिया, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, दोनों को आपने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है। कैसे रखा है, कांटेक्ट में। तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी गर्मी कोल्ड ऑब्जेक्ट को दे देगा, एंड हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। देखो, द कोल्ड ऑब्जेक्ट विल गेन हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट विल लूज हीट एनर्जी। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। बस इतनी सी बात है। हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। जितना गर्म ऑब्जेक्ट ने जितना गर्मी दिया, उतना कोल्ड ऑब्जेक्ट ने गर्मी लिया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। बस दैट्स इट। एंड इसी के साथ अपन फटाफट पीवाईक्यू समझ लेते हैं, तो अपना ये चैप्टर यहां पे समाप्त हो जाए। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आपको मैंने बताई, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन अपन ने अभी देखी थी, उसका एसआई एंड सीजीएस यूनिट बता सकते हो। एसआई यूनिट क्या था, किलो जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। था कि नहीं था, था कि नहीं था? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है, गड़बड़ होता है। जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। एंड सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg। न्यूमेरिकल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स आप वहां से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन टेम्परेचर 0 to 4। 0 to 4 का जो बिहेवियर है उसको क्या बोलते हैं, एनोमेलस। एनोमेलस मतलब विचित्र, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए आपको एक कैलोरी मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस कैलोरी मीटर में कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। समझ में आया मेरा बात? स्पेसिफिक हीट मेजर करने के लिए कैलोरी मीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड उसके अंदर प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई किया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। एंड क्या पूछा है, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल। नाम समझ में आ गया, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब वो प्रिंसिपल क्या है, इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी, एंड द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। एंड हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज हो गया। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। रीजेलेशन की बात हो रही है, नेम द फेनोमेनन। रीजेलेशन, JELATION, रीजेलेशन। डिफाइन द अबव फेनोमेनन। डेफिनेशन आ गई यहां पे, द फेनोमेनन इन विच आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, इट इज कॉल्ड रीजेलेशन। सिंपल टू अंडरस्टैंड।
व्हाट इज मेंट बाय एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये डेफिनेशन कहानी आपको ऑलरेडी मालूम है, ये आपको लर्न करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ, इसका गिव रीजन अपन ने पहले देख लिया, सब आपको मैंने बता दिया वहां पे कैसे क्या हो रहा है। चलो, एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का एसआई यूनिट क्या था, जूल था। सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी। व्हाट इज द यूज ऑफ कैलोरीमीटर, टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ लोगे ना आप, टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ क्या बता रहा है, दिस इज द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, इट शोज द राइज इन टेम्परेचर विथ टाइम, समय के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। मतलब जब सॉलिड से लिक्विड हुआ एंड जब लिक्विड से गैस बना, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एब्जॉर्ब हुआ वहां पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो, व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट अपन ने लिख लिया। व्हाट डज लाइन ए बी रिप्रेजेंट, ए बी क्या बताता है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, लिख लोगे, एट, लिख देता हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट डज लाइन बीसी रिप्रेजेंट, बीसी क्या बताता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको मिल जाएगा, इजीली पढ़ सकते हो। राइट द नेम ऑफ द गिवन अपैरेटस, अब देखो इसका वर्किंग वगैरह पूछते नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे उसको कवर नहीं किया। बाकी ये कौन है, होप्स अपैरेटस है, इधर ही सीख लो। होप्स अपैरेटस क्या करता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, एनोमलस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विच फेनोमेनन इज स्टडीड, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसको स्टडी किया जाएगा इसके मदद से। व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर इन थर्मोमीटर T1 एंड T2, अब देखो क्या होगा, अंदर का जो पूरा पानी है ना, वो पानी पूरी तरीके से फ्रीज होने वाला है, एंड दोनों थर्मोमीटर का फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अंदर का पूरा पानी जब फ्रीज होगा, दोनों थर्मोमीटर का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम है एंड वॉल्यूम मिनिमम है। गिव वन एग्जांपल ऑफ अबव फेनोमेनन इन नेचर, वन एग्जांपल इन नेचर इज दैट लेक एंड पॉन्ड फ्रीज ओनली एट द surface during winter while the bottom water remain at 4 डिग्री सेल्सियस allowing aquatic life to survive। पॉन्ड और लेक का सिर्फ ऊपर का बर्फ जमेगा, ऊपर का सरफेस बर्फ बन जाता है, नीचे का जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर लेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, तो वी फील एयर इज ह्यूमिड। हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एयर इज ह्यूमिड, मतलब आपको एयर के अंदर मॉइस्चर फील होगा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से ज्यादा है। देखो ह्यूमिडिटी के ऊपर एक दो ही सवाल पूछे हैं और एकदम ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसलिए मैंने उसको यहां पे कवर नहीं किया। बाकी पढ़ना है तो पूरा आप वन शॉट से पढ़ सकते हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60%, एयर इज ड्राई, इतना ही आपको करना है। ह्यूमिडिटी 60 से कम रहेगी तो ड्राई फील होगा, 60 से ऊपर रहेगी तो ह्यूमिड फील होगी, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आयरन। अब इसका जस्टिफिकेशन भी दिया मैंने, आयरन सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड वैक्स के अंदर सबसे डीप जाता है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। आयरन हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकॉज इट सिंक्स द मोस्ट इन वैक्स, इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट फॉर द सेम टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर उतना ही बढ़ता है उसका लेकिन हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लेड हैज द मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकॉज इट सिंक्स द लीस्ट, इट गेट्स हीटेड फास्टर विद लेस हीट। लेड क्या है ना, जल्दी गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा हीट दोगे गर्म हो जाएगा। चलो समझ में आ गया। डिफाइन स्पेसिफिक हीट, ये अपन ने डेफिनेशन देख ली है। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, अब ये ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन इधर मैंने दिया है। ये क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है ऑफ आइस
ice transforming into water and steam. AB shows at constant temperature 0 degree Celsius, ice changes to water. The temperature at which ice changes to water, it is called melting point. Now, water at 0 degree Celsius start heating and its temperature gradually increases to 100 degree. BC जो है, line BC shows the increase in temperature from 0 to 100 without change in state. CD shows that at constant temperature of 100 degree Celsius, water changes to vapor. The temperature at which water changes to vapor, it is called as boiling point of water. तो सब एक्सप्लेनेशन इधर दिया है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, AB क्या बताता है, BC क्या बताता है, सब इधर कवर किया है. ठीक है, चलो ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स apparatus. ये डायग्राम एक बार पूछा था, आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना. हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर. अब ये हीट एक्सचेंज का पैराग्राफ दिया है. फ्रॉम, देखो इधर, हीट कहां से कहां ट्रांसफर हुई, फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. सिंपली लिखो, इधर चलेगा, फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, इतना ही लिखो. और विच प्रिंसिपल डू वी लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली. अब वो प्रिंसिपल के बारे में ब्रीफली लिखना था. तो इसके पहले भी अपन ने देखा था प्रिंसिपल, किधर गया वो, इधर ही था ना. हाँ, ये यहां पे जो मैंने बताया वही आप आगे भी लिख सकते हो, या फिर वो पैराग्राफ में से भी आप लिखोगे तो चलेगा. मार्क करके दे दो आपको इधर ही, देखो पूरा ही लिख दो यहां से. इफ द हीट एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी. द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा इन दिस प्रोसेस. हाँ, यहां तक लिखा, बस बस इतना लिखोगे आप. स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली, इतना लिख देने का, कहानी लिख दो यहां से. द फेनोमेनन इन विच आइस कन्वर्ट टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, ये क्या है, रीजेलेशन. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको दिखेगा. नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. Which principle do we learn? Principle of heat exchange. Which property of the substance is measured using this principle? अब इस principle का इस्तेमाल हम कैलोरी मीटर में करते हैं, बराबर. एंड कैलोरी मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. समझ गए. देखो वही सारी चीजें यहां पे दी हुई है, पढ़ सकते हो. डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी एसआई यूनिट बताओ. एसआई यूनिट क्या था, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बराबर है, एसआई यूनिट था. और सीजीएस यूनिट क्या था, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. फिर ये न्यूमेरिकल आ गया, आप कर सकते हो. नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन. द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी. हवा में कितना वेपर है उसको मेजर करने के लिए अपन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का इस्तेमाल करते हैं, बराबर. इतना ही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अपन ने ज्यादा डिटेल में ह्यूमिडिटी नहीं लिया. हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg वाटर फ्रॉम, ये आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल है. ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अभी आपका एनोमेलस बिहेवियर का ग्राफ है. नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन द फिगर. एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बिलो 4 डिग्री के नीचे जब जाओगे आप तो वो एक्सपांड करेगा, 4 के नीचे एक्सपांड करेगा. ठीक है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, ये अपन ने कर लिया. वाटर एक्सपांड ऑन रिड्यूसिंग इन टेम्परेचर, कब एक्सपांड होता है, जब 4 डिग्री के नीचे लेके जाओगे, सेम पूछा है. ये अपना हो गया. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. तो बस इसी के साथ अपना ये चैप्टर यहाँ पे होता है सक्सेसफुली समाप्त. आई होप सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.